बड़ौदा से जो हमारे पार्टी की तरफ से आपकी सेवा में, आपके लिए, पार्टी के लिए यहां पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रही हैं आदरणीय श्री इंदुराज नरवाल जी, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी जो आपके पड़ोसी हल्के ओकलाना से विधायक रहे हैं श्री नरेश सैलवाल जी, और आपके ही गांव के जो भट्टू कला से विधायक रहे हैं, 2 बार आदमपुर से भी चुनाव लड़े हैं, आदरणीय श्री कुलबीर सिंह बेनीवाल जी हमारे बीच में उपस्थित है, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव चुनाव न जीतने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि जहां मैं गांव में जाता हूं, इन्होंने फिर भी इनके पत्थर में लगे देखता हूं। उससे ये पता लगता है कि करण सिंह रनौलिया का जनता के प्रति, गरीब समाज के प्रति कितना इनका वो प्रेम रहा है। ये विधायक ना होते हुए भी, बैठ जाओ थोड़ी देर, विधायक ना होते हुए भी इन्होंने आपकी सेवा की है। आदरणीय श्री करण सिंह रनौलिया जी, श्री योगी जी, योगेंद्र योगी जी, जो ये केस कला बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और ये माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, करण सिंह रनौलिया जी, हमारे एसडीओ चंद्रभान जी, कैप्टन कृष्ण कुमार जी, श्री बनवारी लाल बागड़ी जी, और आज हमारे साथ हमारी पार्टी में जो हमारे नए साथी जो ज्वाइन हुए हैं, आदरणीय श्री सतवीर सिंह मूंद जी, श्री राजाराम फुलवाड़ी जी, सीताराम भाटी जी, सुशील भाटी जी, हमारे साथी दयानंद वाल्मीकि जी, सरपंच साहब दलीप सिंह जी, राम कुमार भादु जी, जयवीर बेनीवाल जी, सोमवीर इंदौरा जी, समीर इंदौरा जी, देवेंद्र बेनीवाल जी, धूप सिंह बेनीवाल जी, सुरेंद्र बेनीवाल जी, राजेंद्र बेनीवाल जी, मूलचंद मून जी, नरसिंह बेनीवाल जी, बहन संतोष राठौर, निर्मला सेन जी, मेरे उपस्थित अन्य सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अभी काफी देर से हमारे साथियों ने आपके समक्ष अपनी सभी बातें रखी हैं। आज हम सब आपके बीच में 3 तारीख को विधानसभा का उपचुनाव जो होने जा रहा है, उसके लिए अपनी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री जयप्रकाश के लिए आपका वोट, आपका सहयोग, आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद हासिल करने के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। हालांकि मेरे साथियों ने कुछ बातें रखी हैं, लेकिन उपचुनाव कब होता है? उपचुनाव जब होता है कि जब कोई विधायक या सांसद किसी की कोई असामयिक रूप से डेथ हो जाती है, उसकी जगह खाली होती है। जैसे श्री कृष्ण हुड्डा हमारे विधायक थे, उनकी डेथ हो गई, जगह खाली हुई, तो बड़ौदा में उपचुनाव हुआ और आपके सबके सहयोग और आशीर्वाद से हमारा बहुत ही मजबूत साथी इंदुराज नरवाल वहां से जिता करके वहां पर भेजा था उपचुनाव में। या फिर उपचुनाव तब होते हैं कि कोई आंदोलन चल रहे हैं, उसमें कोई आह्वान किया जाता है, तो अपनी मांग के अनुसार कोई इस्तीफा देता है, तो जगह खाली होती है, तो तब चुनाव होते हैं, जैसे अभय सिंह चौटाला ने दिया था। लेकिन यहां पर कोई परिस्थिति थी नहीं। यहां पर चुनाव
थोपा गया है। क्यों थोपा गया है? आदमपुर की जनता ने श्री कुलदीप बिश्नोई को 5 साल के लिए कांग्रेस का विधायक चुन करके भेजा था और लोगों का यह मैंडेट था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ सेवा करे, आदमपुर की जनता की आवाज को विधानसभा में उठाए, आदमपुर की जनता के, आदमपुर हलके के विकास के लिए अपनी आवाज बुलंद करे और वहां पर जाकर के काम करे, जिस मकसद के लिए आप विधायक चुना गया है। लेकिन वहां जाने के बाद जिस तरह से शर्तें लगाई जाती हैं, वो एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि भाई शर्तें किस बात की? आप कहते हो कि मैं पार्टी में इसलिए नहीं रहूंगा कि आपने उदय भान को अध्यक्ष बनाया। क्यों भाई, क्या कारण है? तुम्हें ही सब कुछ बनने का अधिकार है, हम कुछ नहीं बन सकते। ये तो तुम कह सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, ये मेरा दावा है मुझे अध्यक्ष बनाया जाए। जैसे कि तुम हर मंच पर दावा करते रहे हो कि भावी मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई, भावी मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई, आने वाला मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई, भावी मुख्यमंत्री के नारे लगवाते रहे, तो यहां भी किसको दिक्कत थी? तुम्हें अध्यक्ष के लिए तुम्हारा दावा था, तुमने रखा। लेकिन ये तुमने कैसे मान लिया कि तुम अकेले ही दावेदार हो, पार्टी में कोई दूसरा अपना दावा पेश नहीं कर सकता? और भी थे जो अध्यक्ष बनना चाहते थे, मैंने भी अब प्रयास किए, मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया सोनिया जी ने, राहुल जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, तो मुझे ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपा। तो कुलदीप बिश्नोई का फर्ज बनता था कि भाई बड़े भाई आप अध्यक्ष बनो, आपके साथ मिलकर के काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसका यह कैसे मतलब हो गया जब भाई आप सीडब्ल्यूसी के मेंबर बने? हमने तो कोई विरोध नहीं किया था, तुम हमसे राजनीति में सीनियर नहीं हो, जूनियर है। मेरी 35 साल की राजनीति है, तुम्हारी 18 साल की राजनीति है। मैं भी 4 बार विधायक रहा हूं, 2 बार मेरे पिताजी भी विधायक रहे। इनके पिताश्री चौधरी भजनलाल जी को मेरे पिताजी का मुख्यमंत्री बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हमने इन पर एहसान किए हुए हैं। इनको किस बात का मेरे से विरोध? तो ये एक जिस तरह का व्यवहार रहा है उस पर हमें प्रकाश डालने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल को 12.5 साल मुख्यमंत्री रखा, कृषि मंत्री रखा, वन और पर्यावरण मंत्री के रूप में रखा, 11 बार कांग्रेस पार्टी की टिकट दी। तो उनको आगे बढ़ाने का काम तो कांग्रेस का भी रहा है। और चौधरी भजनलाल ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, इस कुलदीप बिश्नोई से भी विरोध किया। लेकिन कुलदीप ने अपने पिताश्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को धता बता करके और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई। उनके विश्वास में भी नहीं लिया गया। और हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई वो इसलिए बनाई कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, चौधरी भजनलाल तब रिटायर हो गए। और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बिन पहने के लोटे की तरह, लुढ़कने लोटे की तरह कभी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला रहे थे, कभी बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिला रहे थे, कभी गोपाल कांडा की पार्टी से हाथ मिला रहे थे। भाई इस तरह के मुख्यमंत्री के दौरे पड़ रहे थे। जब कहीं भी इनको जगह ना मिली तब फिर दोबारा से राहुल गांधी जी की, सोनिया जी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वहां जाकर के चरण वंदना की, अपनी गलतियां मानी कि हम पर गलती हो गई, मैं तो अपने घर में हूं, घर में आ रहा हूं, आओ हमारे डॉक्टर सुशील इंद्रा
जो मेंबर पार्लियामेंट में है वो हमारे बीच में आए हैं। आपका स्वागत है, बुला दो। हाँ हाँ, ये सारे गांव जो भट्टू वाले थे सब इनके पार्लियामेंट हल्के में रहे हैं। हाँ, तो उनके सारे उनमें सारे उन गांवों में रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में आ गए, सोनिया जी ने उनको पूरा सम्मान दिया, राहुल जी ने उनको CWC का मेंबर भी बनाया, लेकिन उसके बावजूद कि मैं हूं, तो ये कब तक चलेगा कि भाई मुझे बनाओ। अगर मुझे बना दिया तो तुम्हें क्या तकलीफ हुई? तुम भी तो हमारे साथ में काम कर सकते हो जो हम तुम्हारे साथ में काम कर रहे हैं। मैं तुम्हारे से सीनियर हूं, 35 साल मेरी राजनीति को हो गए। जब तुम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जब मैं MLA बन लिया था, तो इस बात को जो है, क्या इसका मतलब यह है कि भाई कोई दलित का होना यह गुनाह है? मैं दलित समाज में पैदा हुआ, कि यह गुनाह है? ये कुलदीप बिश्नोई जी ने बहन जी शैलजा का विरोध किया, अशोक तंवर का विरोध किया, फूलचंद मौलाना का विरोध किया, मेरा विरोध कर रहे हैं। हमने तो कभी इनका विरोध नहीं किया। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो ये तो कहना पड़ेगा कि आप भाजपा में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खट्टर साहब की मौजूदगी में या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की मौजूदगी में ना भी हो, तो किसी मंच पे ये तो कह के दिखलाओ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का भावी मुख्यमंत्री हूं। वहां भाजपा के मंच पर तो कहो कि मैं भाजपा में आया हूं, कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं, भाई मैं भाजपा में मुझे वादा किया है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन यहां तो आते ही कहने लगे कि मुझे हरियाणा की जरूरत नहीं, मैं तो राजस्थान में राजनीति करूंगा। तो ये स्थिति है। और उसके बाद में फिर अब जब चले गए हैं तो भी आपको जवाब तो देने पड़ेंगे, मैं बताना पड़ेगा कि आदमपुर की जनता के लिए तुमने क्या आवाज उठाई है विधानसभा में। मुझे सौभाग्य बनाया कि मैं चौधरी भजनलाल जी के साथ भी MLA रहा, जशमा देवी जी के साथ में भी रहा, मैं चंद्रमोहन जी के साथ भी रहा, कुलदीप जी के भी साथ रहा, और रेणुका बिश्नोई जी के साथ भी मुझे MLA रहने का मौका मिला है। मुझे पता है कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। चौधरी भजनलाल जी की बात अलग है, वो बहुत अच्छे भले आदमी थे, सबके साथ मिलकर के रहते थे, हर एक के सुख दुख में जाते थे, उन्होंने विकास के काम भी करवाए, नौकरियां भी लगवाई। लेकिन उनके नाम का कब तक प्रयोग करोगे? आप खुद तो बताओ कि तुम 18 साल से राजनीति में हो, तो तुम अपने नाम से कब वोट मांगोगे? तुम कब कहोगे कि मैंने चूली कला में, चूली खुर्द में, या बागला में, या जो बगला जो और दूसरे गांव देवली या जो गांव है आदमपुर के, मैंने तुम्हारे गांव में ये काम विकास का करवाया है और अब आप मुझे वोट दो, मेरा हक बनता है। तुमने कहीं एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई। MP तुम रहे, MP का फंड भी तुम्हारा वापस चला जाता था, MP के फंड को भी तुम इस्तेमाल नहीं करते थे, MLA के फंड को भी इस्तेमाल नहीं करते थे, विधानसभा में तुम्हारी आवाज नहीं उठती थी, तुम विधानसभा से एब्सेंट रहते थे, कभी गए तो हाजिरी लगा के चले आते थे। तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आपको विधानसभा की कमेटी से बर्खास्त क्यों किया? हर विधायक किसी ना किसी विधानसभा की कमेटी का मेंबर होता है, ये भी थे। तो ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर है, उनको विधानसभा की कमेटी से इसलिए बर्खास्त कर दिया कि ये किसी भी मीटिंग में भाग लेने नहीं आते थे, ये एब्सेंट रहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट कोई है नहीं आदमपुर की जनता से, तुम कोई आदमपुर की आवाज को नहीं रखना चाहते, और अपने इलाके की या कोई अपने प्रदेश में जो तुम्हारा अपने जो है विचार उनको व्यक्त करना नहीं चाहते, तो तुम्हें इस कमेटी में जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें इस कमेटी से बर्खास्त किया जाता है।
तो ये तो जवाब देना पड़ेगा कि क्यों बर्खास्त, बीजेपी के स्पीकर ने बर्खास्त किया तुम्हें, क्यों? अरे भाई तुम्हें गूंगा पहलवान बना करके थोड़े भेजा था, या हल्के की आवाज उठाने के लिए भेजा था? आप बताओ कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने गया है तो भाजपा को तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि भाई सरकारें स्कूलें खोला करती हैं, बंद करती हैं। एजुकेशन का, शिक्षा का हमारा मौलिक अधिकार है। हर सरकारें स्कूलें नए खोलते हैं, स्कूल अपग्रेड करते हैं, उनमें अध्यापकों की व्यवस्था करते हैं, उसमें और जो जरूरी जो आवश्यकता है बिल्डिंग की और फर्नीचर की जो भी जरूरत होती है उसको पूरा करने का सरकार का काम होता है। लेकिन तुमने इस 8 साल में 498 स्कूल बंद किए हैं। पिछले महीने ही 105 स्कूल बंद किए हैं। तुमने आदमपुर के ही 4 स्कूल बंद करने का काम किया है और किसी स्कूल में टीचरों की व्यवस्था नहीं है। इसका कारण क्या है? क्यों स्कूल बंद करना चाहते हैं? उन स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? उन स्कूलों के अंदर दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो व्यक्ति जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जो समर्थ नहीं है प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो मजबूरी में सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। और तुमने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया कि वो शिक्षा से मरहूम रह जाएं, इसलिए उनके स्कूलों को बंद कर रहे हैं, इसलिए उनके स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं कर रहे। तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 क्यों है? हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,82,000 पद क्यों खाली पड़े हैं? हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान क्यों चप्पल चटकाते फिर रहे हैं गलियों में? उनको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब कौन देगा? इसके जिम्मेदार कौन है? यह तुम्हें बताना पड़ेगा। जो HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अधिकारियों की नियुक्ति करती है, क्लास 1, क्लास 2 अफसरों की नियुक्ति करती है, उनके अधिकारी, वहां पर जो कर्मचारी है, जो सेक्रेटरी है, वो करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ, रिश्वत के साथ पकड़ा जाता है। तुमने क्या कार्रवाई की है? तुम्हें ये बताना पड़ेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन को क्यों सस्पेंड होना पड़ा? तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के 15 कर्मचारी और अधिकारियों को क्यों सस्पेंड होना पड़ा? तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि क्यों नौकरियों के अंदर खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है कि MLA अपने ड्राइवर को भी मजबूर होना पड़ता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विधायकों पर आरोप लग रहे हैं, दूड़ाराम पर आरोप लग रहे हैं, धर्मवीर गोविंद पर आरोप लग रहे हैं। आपको यह बताना पड़ेगा क्यों नौकरियों की खुली बोली लग रही है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि नौकरी तो आप दे नहीं रहे। 22 बार पर्चा क्यों लीक हुए हैं? कोई जगह निकलती है बड़ी मुश्किल से, उसके लिए बड़ा प्रचार करते हैं, बच्चे इतने फार्म भरते हैं, फार्म के लिए फीस जमा करते हैं, वो फीस में जो अपना एक खजाना भरने का काम करते हैं। और जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जब वो सेंटर में एग्जाम देने के लिए पहुंचता है तो उसे जवाब मिलता है कि पर्चा लीक हो गया और घर वापस जाओ। कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है, कितना माँ बाप ये सोचते हैं कि तेरा बेटा तैयारी करके जा रहा है, मेहनत कर रहा है, कहीं नौकरी मिल जाएगी, कोई रोजगार मिल जाएगा, घर परिवार को सहारा लग जाएगा। जब पता लगती है तो पर्चा लीक हो गया, नौकरी गई। 22 बार पर्चे लीक हुए हैं और पर्चे लीक कौन ने किए हैं, किसने किए हैं, आज तक नहीं पता। किसी को कोई दोषी, कोई आज तक किसी पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और एक बार पर्चा लीक हो जाता तो फिर सालों की चली जाती है, फिर कोई उसको सुनने वाला नहीं है। इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैं ये भी बताना पड़ेगा कि इस खट्टर सरकार ने अभी 2 महीने के अंदर अंदर ही 4,90,562 बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी है? हर गांव में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इन्होंने एक हथियार बना करके किस तरह से जो है बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप सरकार ने किया है। 35,000 विधवाओं की पेंशन काटने का इस सरकार ने महापाप किया है। यह सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है। इनको यह जवाब देना पड़ेगा कि पिछड़ों की हुड्डा साहब ने 8 लाख रुपए जो क्रीमी लेयर की जो रखी थी, इन्होंने 6 लाख क्यों कर दी?
इनको ये भी बताना पड़ेगा, ये माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रहे, करण सिंह रनौलिया ये केस कला बोर्ड के चेयरमैन रहे, ये अपनी जो इनका हुनर था उसको देश विदेश में प्रचारित करने के लिए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना होता था इनको। ये गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता था, वो माटी कला बोर्ड और केस कला बोर्ड को भी इन्होंने बर्खास्त करने का काम किया। इन्होंने एससी कमीशन को भंग करने का काम किया, और जो 100-100 गज के प्लॉट हुड्डा साहब ने दिए थे, इन्होंने कहा था कि हम जो वंचित रह गए हैं हम उनको देने का काम करेंगे। इन्होंने कहीं भी एक भी प्लॉट कहीं किसी को नहीं दिया। ये हमारी पार्टी ने, हुड्डा साहब ने ये फैसला लिया है कि जिस तरह से पहले 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को दिए गए थे, उसी तरह 100-100 गज के प्लॉट दोबारा से गरीबों को दिए जाएंगे। एससी कमीशन का दोबारा से पुनर्गठन होगा। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि 300 यूनिट तक बिजली हर एक घर में, समझ लो कि आपके गांव में 90% की बिजली 300 यूनिट से कम फूकती है, यानी 90% के घरों में कोई भी बिजली का बिल नहीं आएगा। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि हमारी सरकार आते ही 4,90,562 और 35,000 जो बुजुर्गों के, विधवाओं की पेंशन काटी है, उनको ब्याज सहित पूरी की पूरी पेंशन हमारी सरकार देगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है, उनकी पेंशन तो पूरी पीछे से देंगे ही, लेकिन आगे जो अगला महीना शुरू होगा सरकार बनने के 5 साल तक नहीं, अगले महीने ही सरकार बनने के अगले महीने जो पेंशन मिलेगी, 200 रुपया रोज बुढ़े को, 200 रुपया रोज बुढ़िया को, महीने में 6,000 12,000 रुपए एक महीने के बुढ़े बुढ़िया को पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जो किसान आंदोलन जो चला था कृषि कानूनों के खिलाफ, जो बेरहमी से इन्होंने कुचलने का प्रयास किया, जो सर्दी गर्मी बरसात 13 महीने तक सड़क पर हमारे किसानों ने अपने धरने प्रदर्शन करते हुए लाठियां गोलियां इन्होंने खाली के पानी की बौछार सहने का काम किया था। उन कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने किसानों को बदनाम करने के लिए कभी खालिस्तानियों का आंदोलन बताया, कभी इन्होंने सिखों का आंदोलन बताया, और कभी इन्होंने जाटों का आंदोलन बताया, कभी इन्होंने गुंडे मवालियों का आंदोलन बताया, तरह तरह से अपमानित किया गया, बेइज्जती किया गया। खट्टर ने कहा कि कोई भी किसान बगैर सिर फूटे नहीं जाना चाहिए। करनाल में उनको लाठी चार्ज किए गए, उन पर जो पानी की बौछार चलाई गई। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि किसी भी किसान को उसके एमएसपी से कम भाव पर किसी की जिंस नहीं बेचने दी जाएगी, जिंस का पूरा भाव किसानों को दिया जाएगा। जो कहते थे जिस समय हुड्डा साहब का राज था, क्या नारा लगता था कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में, और अब नारा लगता है कि खट्टर तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। आज जो है पूरी तरह से किसान तबाह है, और ये झूठे जुमलेबाज बेईमान लोग ये कहते हैं कि हमने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी है। अब आप बताओ कि किस किसान की आमदनी दुगनी हुई है? जो बासमती धान जो 5200, 5300, 5400 तक बिका था हुड्डा साहब के टाइम में, आज 8 साल हो गए, आज भी 3200, 3300 से फालतू नहीं है। जो मोटा धान है 2068 का रेट है, वो 1500, 1600 रुपए में मजबूर है किसान बेचने के लिए। बाजरा जो 2350 रुपया का बिकता है, जो एमएसपी वो 1600। सब चीज की जो लागत है वो बढ़ी है और आमदनी घटी है। इन लोगों को सबक सिखाने का इससे सुनहरा मौका नहीं आएगा। आप लोगों को तय करना है कि आप एक खट्टर चाहिए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहिए, क्योंकि कुलदीप तो जाएगा राजस्थान में, वो तो मुख्यमंत्री की बात करेगा नहीं कि मैं भाजपा का मुख्यमंत्री बनूंगा। अब ये आपने फैसला लेना है कि आपको कौन चाहिए, यहाँ हुड्डा चाहिए या खट्टर चाहिए, और यहाँ कुलदीप चाहिए या जयप्रकाश चाहिए, ये आपने फैसला करना है। कुलदीप जिसने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, गूंगा पहलवान बना करके बैठ जाता है। और जयप्रकाश को मैं 1987 में मैं पहली बार एमएलए बना था, मैं तभी से जानता हूं। जयप्रकाश मेरा दोस्त है,
मैं जानता हूं जब जयप्रकाश विधानसभा में बोलता है, विधानसभा में बोलता ही नहीं, विधानसभा में गरजता है। और जब जयप्रकाश विधानसभा में गरजता है तो पूरा हाउस पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के सुनता है। जब पक्ष और विपक्ष हो, अधिकारी हो, सारे देखते हैं कि आज जयप्रकाश क्या बोल रहा है, क्या बात रखेगा, क्या मांग रखेगा, अपने हल्के की क्या बात रखेगा। जयप्रकाश में वो ताकत है, जयप्रकाश में वो कुव्वत है कि जो जयप्रकाश आपकी समस्याओं को, जन समस्याओं को विधानसभा में उठा करके आपको अपना अधिकार दिला सकता है, यहाँ के विकास के काम करा सकता है। और जयप्रकाश तो परमानेंटली उसने कोहली में है तो फॉरेन हाउस ले लिया, यहाँ पे रह रहा है। और एक कुलदीप बिश्नोई तो बाप दादा का ये कितनी कदर करता है, चौधरी भजनलाल के मकान को भी बेच गया, उसको भी बेच के खा गया। ये तो या तो दिल्ली में फार्म हाउस है, कोठी है, और या फिर लंदन में है। ये चुनाव के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे बाप बेटे, ना कुलदीप आवे ना भव्य। 2019 में भव्य आया था वोट मांगने के लिए, आपसे कह रहे थे कि मैं अपने पिता श्री कुलदीप बिश्नोई की छाप को खत्म कर दूंगा कि वो टेलीफोन किसी का नहीं उठाते, बात किसी की नहीं सुनते, मैं आपके बीच में ही रहूंगा। अब बताओ 2019 को 3 साल हो गए, भव्य बिश्नोई भी देखा किसी ने? कुलदीप की तो बात छोड़ो, भव्य बिश्नोई किसी दिन आया गांव में 2019 के बाद में? अब चुनाव में तो अब इसकी बात नहीं कर रहा, महीने भर के भीतर की, जब से पार्टी छोड़ के गया जब के बाद में तो आए होंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुलदीप या भव्य कोई आया गांव में? कोई काम किया है? किसी तरह का डेवलपमेंट का कोई काम, विकास का काम किया है? ये हवाबाज आदमी है, इसका कोई लेना देना नहीं, व्यापारी आदमी है, बाहर बैठा रहता है। और जो ना ये पार्टी भी छोड़ी है तो उदय भान और हुड्डा तो एक बहाना है, असल में तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का ये निशाने पर था, उनका निशाना था। और उन्होंने इनकी गर्दन पर पूरी तरह से ये दबाव बनाया कि अगर तुम भाजपा में नहीं शामिल होंगे, कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ोगे, हमारे भाजपा के उम्मीदवार जो राज्यसभा का उम्मीदवार है उसको वोट ना देंगे, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देंगे, तो अपनी जेल की तैयारी कर लो। ये जेल से बचने के लिए भाजपा में गया है, इसका कोई और कुछ नहीं लेना देना। तो मैं बस आपसे समय भी बहुत ले लिया, और समय भी यूं ले लिया कि बीच में गांव हमारा रद्द हो गया था, मैं ज्यादा समय पर यहीं ले लिया आपके गांव में। तो मैं बस आपसे अनुरोध करूंगा इन सब चीज पर विचार करते हुए, सब पर विचार करते हुए 3 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस के निशान हाथ के पंजे पर बटन दबा करके जयप्रकाश को जिता करके भेज दो। और मैं तो कहता हूं कि जयप्रकाश को आदमपुर का जो ये तराजू आपके हाथ में है, जो ये रिजल्ट है, जो आपका ये पूरा हरियाणा की जनता हर एक कोने कोने से आपकी तरफ देख रही है कि आदमपुर की जनता क्या फैसला सुनाती है। आदमपुर की जनता कांग्रेस पार्टी को जिता दे और 6 महीने भी ये सरकार नहीं चलेगी, ये मेरा दावा है। सारे लोग भी, दूसरे भी तैयार बैठे हैं। और ये जो है ना वोट काटू भी खड़े हुए हैं, इनका ध्यान रखना है। एक छोटा मोदी है केजरीवाल, वो ये कहता है कि किसी भी टेलीविजन की डिबेट पर एक तरफ मोदी बैठा लो और एक तरफ मैं बैठा लो, मैं मोदी को झूठ बोलने में मैं ही हरा सकता हूं, हिंदुस्तान में और कहीं पर नहीं हारेगा। जो अभी तक मोदी का रिकॉर्ड था, क्योंकि ये जो गूगल है ना टेलीफोन पर, जब सारे बच्चों पर रखते हैं तो फोन, स्मार्टफोन, उस पर गूगल पे जाके जब आवाज लगाओगे ना कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें नरेंद्र मोदी का फोटो आता है। और नरेंद्र मोदी आता है, और ऐसी जब मुख्यमंत्री के रूप में आओगे तो केजरीवाल नजर आएगा, केजरीवाल नजर आएगा। ये झूठे लोग हैं, ये हरियाणा को प्यासा मारना चाहता है, हरियाणा की जमीन को बंजर देखना चाहता है। SYL खुदरे नहीं दे रहे, और कहता है कि पंजाब के पास पानी ही नहीं है हरियाणा को देने के लिए। इनको सबक सिखाओ। वैसे तो आम तो सब हमारे साथ आ गए, आम आदमी की पूरी यूनिट हमारे साथ आ गई है, वहां तो गुठली बची है और कुछ नहीं। आप अपने वोटों का बंटवारा किसी तरह से ना होने दें, सीधा सा मुकाबला है। पर कुलदीप हराना है या जिताना है,
जो हराना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाओ, और भाई जो जिताना चाह रहे अभी भी उसको जिताना चाहते हैं तो वो उसको बेशक जिताएं, लेकिन ये तीसरे चौथे पांव जो खड़े हैं ये तो हमारी वोटों को खराब करने के लिए है, इनका विशेष ध्यान रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा जी भाई एक बार ध्यान से सुने, कल है ना, ठीक है बहन जी, कल दीपेंद्र उदासी 4 बजे तो वो हमारा प्रोग्राम एक जगह ठीक कर दिया ना साहब ही आप दोनों का फैसला करें, लेकिन प्रोग्राम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बड़ा तगड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। इस हरियाणा प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री कल आपके गांव में आए हैं, वो सारे लोग गाँव दादी को आए जगह फिक्स बना दो, और कल दीपेंद्र जी आए और हमारा समाज स्वागत अच्छी भीड़ होनी चाहिए। सरपंच साहब आ जाओ काका